हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ड्रग हाउस मैनेजमेंट, जिसमें हमने जाना था कि अगर हम कोई शॉप खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की मोस्टली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया था सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब कि कहाँ पे वो दुकान हमें खोलनी है, उसके लिए स्पेशली जगह देखना। क्योंकि अगर हम कहीं भी फार्मेसी का शॉप खोल देते हैं, ठीक है, अगर हम कहीं भी फार्मेसी का शॉप खोल देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो चले। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे उस तरह की कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, लोग होने चाहिए वहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि हम जंगल के बीचों बीच अगर फार्मेसी की दुकान खोल देते हैं तो वो फार्मेसी की दुकान चलने लगेगी। जानवर तो आके लेने जाएंगे दवा फार्मेसी की। ठीक है, उसके लिए क्या है, लोगों के बीच। ठीक है, और वो भी उनके सुविधा के अनुसार, ताकि हर कोई उस फार्मेसी शॉप पे पहुंच सके। ठीक है, उनके लिए कन्वीनियंट हो, उनके लिए सेफ हो। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट हम देखते हैं। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले तो वो पॉपुलेशन के बिल्कुल सेंटर में हो वो जगह, ताकि हर जगह से लोग आके वहां पे परचेजिंग कर सकें। ठीक है, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो भाई, हर कोई ज़रूरी नहीं ना है कि आसानी से आप उस फार्मेसी शॉप तक पहुंच सके। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई, ठीक है, किसी को चलने में बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को कोई अदर बीमारी है, हेडेक है, फीवर है। तो हर कोई आसानी से उस फार्मेसी शॉप तक पहुंच सके। तो ऐसा साइट हमें, ऐसा लोकेशन हमें ढूंढना है। दूसरा मैंने बताया था कि पार्किंग की फैसिलिटी हो प्रॉपर। ठीक है, अगर कोई दूर से भी आ रहा है तो वो क्या कर सके, वहां पे अपनी गाड़ी या जिस वाहन से भी वो आ रहा है वो वहां पे खड़ी कर सके। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर जगह हो। ठीक, और फिर तीसरा मैंने बताया था कि कम्युनिटी या फिर हॉस्पिटल के आसपास हो। ठीक है, या फिर किसी शॉपिंग मॉल के बगल में जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हों। ठीक है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट कर सकें। तो ऐसी जगह पे ही फार्मेसी की शॉप खोलनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्लान ऑफ एन आइडियल होलसेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर। ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल लेआउट डिजाइन। ठीक है, लेआउट मैंने बताया था कि लेआउट मतलब क्या, रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा किसका, जो हम जब हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया कोई भी, तो उस एरिया में हम किस तरह से कैसे रैक्स लगाएंगे, किस तरह से कस्टमर को कहां पर बैठाएंगे, या फिर कहां पर हम अपना काउंटर लगाएंगे, कहां पर हम बैठेंगे। ठीक है, कहां पे हम जो स्टोर है वो बनाएंगे जहां पे दवा आके रखा सके प्रॉपरली। ठीक है, वेयर हाउसिंग कहां पे करेंगे, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके लिए पहले से क्या है, लेआउट प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, प्रॉपरली हम कोई भी वर्क कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया, ऐसा तो है नहीं कि हम सारे पेशेंट को एक साथ डील कर लेंगे एक ही काउंटर से। हमें एक वेटिंग एरिया भी चाहिए, क्योंकि उस वेटिंग एरिया में हमें कस्टमर को बैठाना है जो पहले कस्टमर के बाद आए हुए हैं। ठीक है, ताकि जब पहले कस्टमर को हम डील कर लें तो फिर वो वेटिंग एरिया से निकल के हमारे काउंटर पर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहले तो अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को डील करने के लिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वहां पर आ सके। ठीक है, इसलिए लेआउट की जरूरत पड़ती है। अगर राशन की तरह कोई भी हम दुकान खोल दे फार्मेसी की, ठीक है, ऐसे हम दवा के पुड़िया लटका दें, वो कर दें, ये कर दें आगे की तरफ, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आखिरकार। ठीक है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वो है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करना, प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर तरीके से रैक्स बनवाने पड़ते हैं, उनमें सामान अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, डिस्प्ले अच्छा करना पड़ता है, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ ये कोई प्रोफेशनल शॉप है। ठीक है, तो इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर। ठीक है, लेआउट की वजह से क्या होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ यहाँ पे दवा जो है सेफ तरीके से मिल रही है, और एक प्रभाव पड़ता है कस्टमर के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आएंगे। टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम। ठीक है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको मिनिमम करता है। टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कस्टमर पूरी, अगर आप शॉप खोल के बैठे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि जो भी आपका कस्टमर है वो पूरी तरह से उस शॉप से, उस सामान से सेटिस्फाई होके जाए, अभी तो वो दोबारा आएगा या फिर दूसरे कस्टमर को भेजेगा। हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस हम किस लिए छोड़ते हैं, ताकि जो लोग बाद में आ रहे हैं पहले कस्टमर के, उनको रेस्ट करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके, और जो हमारा सामान आ रहा है उसको भी हम स्टोर करके अच्छे से रख पाए। ठीक है, अगर हमारे पास लेआउट नहीं रहेगा, हमारे पास स्टोरेज एरिया नहीं रहेगा, तो हम सामान को सही ढंग से कहीं भी रख नहीं पाएंगे। अच्छा, टू हैव द प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव्ड गुड्स। ठीक है, मतलब कि जो अभी नया सामान आ रहा है उनको प्रॉपरली कहाँ पे रखना है, ठीक है, किस तरफ से ले जाना है और कहाँ पे उसको स्टोर करना है। टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये। टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स इन द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी। ठीक है, जो बिल्डिंग हमने ली है, जो जगह हमने ली है फार्मेसी के लिए, उसमें कम से कम लोग आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भीड़ लग जाए, पूरा एक के ऊपर एक लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे कई तरह के कई सारे पेशेंट आते रहेंगे, जिन किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, किसी को कोई अन्य बीमारी है, किसी को कोई जानलेवा बीमारी है जो हवा के संक्रमण से फैल सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में ज्यादा वहां भीड़ ना हो, ऐसा हमें वहां पे प्रीमिसेस में लेआउट बनाना है कि जो ऐसे लोग हैं उनको वेटिंग एरिया में हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिर मैंने रिटेल ड्रग स्टोर का डिजाइन भी बना के दिखाया था आपको, और फिर मैंने होलसेल का भी डिजाइन बना के दिखाया था। ठीक है, फिर मैंने टाइप्स के बारे में बात किया था, जिसका मैंने सिर्फ डायग्राम बताया था। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स के बारे में। ठीक है, पहला देखिए आता है क्लर्क और पर्सनल सर्विस। तीसरा है सेल्फ सर्विस। ठीक है, पहला हो गया क्लर्क और पर्सनल सर्विस, दूसरा हो गया सेल्फ सर्विस, और तीसरा हो गया आपका सॉरी सेल्फ दूसरा हो गया आपका सेल्फ सिलेक्शन, और तीसरा हो गया आपका सेल्फ सर्विस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं क्लर्क और पर्सनल सर्विस के बारे में। एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट इज लेस प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। ठीक है, मतलब कि पर्सनली हम कोई भी दवा नहीं चूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये सारी दवाएं जो है ये प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगी, किसके, डॉक्टर की। ठीक है, डॉक्टर को जब कोई भी पेशेंट दिखा के आएगा, वो जब प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा,
वो उस फार्मासिस्ट के पास लेके जाएगा, वो फार्मासिस्ट वो दवाई का पर्चा देख के तब ही उसे दवा दे सकता है, नहीं तो ऐसे केवल मुंह जबानी बोलने से उस पेशेंट के वो उसे दवा नहीं देगा। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, किसी को भी ऐसा राइट नहीं है कि वो दवा किसको, पेशेंट को दे सके। सेकेंड है मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द फार्मेसी पर्सनल। ठीक है, अब भाई अगर कस्टमर जाएगा तो किससे मुलाकात होगी, जो फार्मासिस्ट रहेगा उससे मुलाकात तो होनी ही है। ठीक है, क्योंकि तभी वो दवा दे पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह का इंटरेक्शन होगा, मतलब कि बातचीत होगी। नेक्स्ट है सेल्फ सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। कस्टमर में सेल्फ हैंडल एंड सेलेक्ट आइटम्स। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तीसरा ओटीसी ड्रग्स। ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन मतलब खुद से वो चॉइस कर सकता है कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल जिसमें क्या आते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, या फिर कुछ ऐसे विटामिन हो गए, विटामिन के टैबलेट्स हो गए, जो कि क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली मांग सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी क्या है, डायरेक्टली आप फार्मासिस्ट से मांग सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ओटीसी ड्रग्स, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, एग्जांपल में ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का ओटीसी ड्रग है। रेनिटिडीन हो गया, ठीक है, पेंटाप्रेजोल हो गया, ये क्या है, एक तरह के ओटीसी ड्रग्स हैं, मतलब कि आप ये दवाएं जाके डायरेक्ट फार्मासिस्ट से मांग सकते हैं और वो भी मना नहीं करेगा इन ड्रग्स के लिए। ठीक है, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, मतलब कि आप डायरेक्ट उस चीज को, उस दवा को उसके काउंटर से, जो फार्मासिस्ट का काउंटर है वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ सर्विस पे। ठीक है, सेल्फ सर्विस में क्या है, मिनिमम क्लर्क सर्विस, मतलब कि कोई भी फार्मासिस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे तो आप फिर भी जाके मांगते हैं ना, यहाँ पे आप खुद से वो दवा ऑप्ट कर सकते हैं, वो दवा खुद से उठा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ सर्विस में क्या होता है, आप अपनी दवा जो भी है, जो भी वहाँ सामान पड़ा हुआ है, वो आप अपने हाथ से ले जाके काउंटर पर देंगे, वहाँ पे अपने से बिलिंग कराएंगे। ठीक है, कोई भी आपका फार्मासिस्ट से इंटरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी तरह का फार्मासिस्ट से इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का फार्मासिस्ट से इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है, आपका फार्मासिस्ट से इंटरेक्शन होना ही होना है। यहाँ पे भी क्या होगा, फार्मासिस्ट से इंटरेक्शन होगा। बस एक सेल्फ सर्विस ऐसा वो है जिसमें आपका फार्मासिस्ट से किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बच्चों के पैड्स आते हैं, ठीक है, हगीज आता है, मैमीपैक्स, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, वो चीजें क्या है, आप डायरेक्ट जाके वहां से उठा के सामान, और जो जहाँ पे सेल काउंटर होगा वहां पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं।
आपका सेल्फ सिलेक्शन में कॉस्मेटिक्स भी आता है। अब आते हैं स्टाइल ऑफ लेआउट डिजाइन। ठीक है, जो लेआउट डिजाइन हम बना रहे हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरीके के बना सकते हैं। पहला है ग्रिड लेआउट और दूसरा है फ्री फ्लो लेआउट। ठीक है, ग्रिड लेआउट और फ्री फ्लो लेआउट। ग्रिड लेआउट में किस तरह का लेआउट हम बनाते हैं? इसमें क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस। पैरेलल क्या होता है? एक दूसरे के पूरक, जैसे इस तरह से लगा हुआ सामान। ठीक है, ये रैक्स हैं। ठीक, स्ट्रेट एंड क्या हो गया? एक तो स्ट्रेट हो गया, ये क्या हुआ? स्ट्रेट हो गया, और ये पैरेलल हो गया। ठीक, फ्री फ्लो लेआउट में देखते हैं क्या होता है। फिक्चर्स आर इरेगुलरिटी शेप्ड सच एज सर्कल्स, आर्क्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इस तरह से भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक, या फिर कोई भी शेप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप में जिस तरह से हमारा जो वो है साइट, मतलब कि लेआउट है, उस कंडीशन में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रिड लेआउट का एडवांटेज देख लेते हैं। मोर प्रोडक्ट एक्सपोजर। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल में जब आप देखते जाते हैं तो क्या लगा रहता है? स्ट्रेट ही तो लगा रहता है, पैरेलल उसमें रैक्स जितने भी लगे रहते हैं। ठीक है, आप इधर जो भी सामान लगा हुआ है, फिर इधर अलग सामान लगा रहता है, फिर इधर अलग सामान लगा, तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर यहाँ पे हर पर्सन को मिलता है। मतलब कि आप जो भी सामान चाहिए वो आराम से देख सकते हैं, उसे चूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ सर्विस। ठीक है, सेल्फ सर्विस के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से भ्रमण करके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से भ्रमण करके जाएंगे यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट्स हैं अपना चूज करते हुए, तो ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, और खुद से आप जो भी दवा है, जो भी चीजें हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। Formality with product that can be needed in future, simplified security, minimum pilferage, maximum utilization of available space। ठीक है, जो स्पेस है हमारा उसका ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्लो लेआउट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अलाउंस फॉर ब्राउजिंग एंड वॉन्डरिंग फ्रीली। ठीक है, इंक्रीज्ड इम्पल्स परचेजेस, विजुअल अपील एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें भी क्या है देख सकते हैं, और देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। ठीक है, परचेजिंग बढ़ा देता है, ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है इसमें भी।
चलिए बस इतना ही था इसमें लेआउट में। अच्छा मैंने चैप्टर का नाम नहीं डाला। चलिए अब आते हैं लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कि आखिरकार अगर हमें कोई भी फार्मेसी की शॉप खोलनी है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, ठीक है। स्टेशनरी की शॉप के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा गए होलसेलर के यहाँ से जो भी बुक्स हैं, ठीक है, कॉपीज हैं, ठीक है, पेंसिल है, बॉक्स है, जो भी चीजें हैं रिलेटेड इससे गए परचेज करके और अपनी खुद की शॉप खोल दी। ऐसा ही राशन का भी है, ठीक है। राशन में भी क्या है, क्या करते हैं, गए होलसेलर के यहाँ से एक बोरी आटा लेके आए, एक बोरी चावल लेके आए, एक बोरी जो भी अदर चीजें चीनी लेके आए, ठीक है, और उसको खोल के फिर हमने रिटेल का एक शॉप खोल दिया ताकि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वहां के कम्युनिटी द्वारा वो मतलब कि आके परचेज कर लें रिटेल के शॉप से। लेकिन अब क्या है, फार्मेसी का कंडीशन बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आखिरकार आप इंसान के जान से डील कर रहे हैं, ठीक है, इंसान के हेल्थ से डील कर रहे हैं। अगर कोई भी गलत दवा कहीं चली जाती है किसी भी पर्सन को, तो उससे क्या हो सकता है, उसको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत है जो उस शॉप को, रिटेल शॉप को या होलसेल शॉप को चला सके, जिसके पास नॉलेज हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके यहाँ पे केवल स्किल की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्किल प्लस नॉलेज की भी जरूरत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि फार्मेसी शॉप को ओपन करने के लिए क्या किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कैसे हम एक फार्मेसी शॉप को ओपन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें दुकान में चाहिए, जो कि जिनका डॉक्यूमेंटेशन हम मतलब कि वहां पर दिखाएंगे डीआई या ड्रग इंस्पेक्टर या डीएलए ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो हम उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होलसेल के लिए। होलसेल ड्रग स्टोर के लिए सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि जो भी पर्सन इसे खोल रहा है उसे क्या होना चाहिए, ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, चाहे बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे भी अगर वो कोई डिग्री लेता है तो वो भी मान्य है, ठीक। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात,
ये होने के बाद वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, किसके द्वारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, जिस भी स्टेट का वो है, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक। तीसरी क्या कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि उसे कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर स्टार्टिंग अ होलसेल ड्रग स्टोर इज मैट्रिकुलेशन विद 4-year एक्सपीरियंस इन सेलिंग ऑफ ड्रग्स इन अ केमिस्ट शॉप ऑन सैलरी बेसिस, ठीक है। उसे कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पे, किसी सॉरी इन at any chemist shop। नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड ऑल्सो बीइंग रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अ पर्सन हु हैव सफिशिएंट कैपिटल एंड इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ ड्रग स्टोर कैन ऑल्सो डू सो बाय अपॉइंटिंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन होल टाइम बेसिस, ठीक है। मतलब कि अगर जरूरी नहीं है कि जो फार्मासिस्ट है जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो वही खोल सकता है होलसेल, कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा हो, ठीक है, जिसके पास अच्छा कैपिटल हो, वो कि अगर किसी फार्मासिस्ट को सैलरी बेसिस पे रखता है तो वो भी ओपन कर सकता है, लेकिन क्या है, उस फार्मासिस्ट को वहां प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसको अगर वो फार्मासिस्ट को रख रहा है, फार्मासिस्ट को दिखा रहा है, तो वो क्या देगा, उसको वेजेस देगा, पैसा देगा, ठीक है, वहां पर बैठने का। अब बात करते हैं कि होलसेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एप्लीकेशन, एक मिनट, application for wholesale license, application in duplicate on form 19 of the D&C rules 1945, ठीक है। 1945 द्वारा 1945 में रूल बनाया गया था, ठीक है। उसी के तहत हमें क्या भरना रहता है, फॉर्म 19 भरना रहता है, ठीक। सबसे पहले हमें ये जो कोरम है वो पूरा करना पड़ता है, फॉर्म 19 भरना पड़ता है। 1 कॉपी इज फॉर बायोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक है, 1 कॉपी इज फॉर बायोलॉजिकल ड्रग्स एंड सेकेंड वन इज फॉर नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक। ये हो गया फॉर्म 19 का, मतलब कि 2 कॉपीज इसकी भरनी पड़ती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहला बायोलॉजिकल, दूसरा नॉन बायोलॉजिकल। अब बात करते हैं कि पैसा कितना लगता है, फीस, ठीक है। अगर आप खोल रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ फीस तो देंगे ना आप, तो इसकी फीस लगभग होती है 1500 से 3000 रुपए तक, ठीक है, 1500 to 3000 रुपीज, जो कि कहां जमा करना पड़ता है हमें, या तो स्टेट बैंक में, मतलब क्या हुआ, एक तरह से गवर्नमेंट के पास हम पैसा जमा करते हैं, मोस्टली स्टेट बैंक ही से डील करता है। फी 1500 रुपीज पर लाइसेंस टू बी डिपॉजिटेड in State Bank of India or government treasury
अंडर स्पेसिफिक हेड फॉर ग्रांट ऑफर रिटेल सेल लाइसेंस। ठीक है। अटेस्टेड कॉपी मतलब कि कौन कौन सी इसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन कौन सी कॉपी इसके साथ अटेस्ट करनी पड़ती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है उसका क्या होगा, एक तरह का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, सर्टिफिकेट बनता है जो कि किसके द्वारा अप्रूव रहता है, पीसीआई के द्वारा। ठीक, वो आपका लगेगा, जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगेगी। नेक्स्ट, उसके बाद आपने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है या फिर बैचलर इन फार्मेसी किया है तो उसके बाद आपको जो है डिग्री मिली होगी, तो उस डिग्री की कॉपी, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी कॉपी लगेगी। रजिस्ट्रेशन, एक ग्रीन बुक मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बुक जिसके थ्रू हम रजिस्टर्ड होते भी हैं और फिर उसको हमें हमेशा हर 5 साल पे रिन्यू भी कराना होता है, तो उसकी भी एक कॉपी लगती है। एफिडेविट ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन इफ द क्वालिफाइड पर्सन इज एन एम्प्लॉय ऑफ फर्म। ठीक है, जो पर्सन मतलब कि जो पर्सन खोल रहा है उसका भी क्या लगता है, एफिडेविट लगता है। ठीक है, जो भी क्वालिफाइड पर्सन रहेगा उसका क्या लगेगा, एफिडेविट लगेगा। ठीक है, मतलब कि उसमें यही सब दिखाया जाता है कि हम पूरी तरह से ये करते हैं कि हाँ जो भी हम सामान बेचेंगे या फिर करेंगे वो पूर्णतः मेरे जानकारी के अनुसार होगा। ठीक है, affidavit on a non-judicial stamp paper duly attested by a first-class magistrate by each partner in case of partnership concern and by the proprietor himself in case of proprietorship concern। ठीक है, ये तो हो गया क्वालिफाइड पर्सन द्वारा एफिडेविट। एक एफिडेविट बनेगा जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनेगा। एफिडेविट बनेगा जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनेगा। ये किनके केस में होगा, ये पार्टनरशिप के केस में होगा। ठीक है, या फिर जो प्रोपराइटर है उसके केस में बनेगा। ठीक है, जो पार्टनरशिप केस, जो पार्टनरशिप वाला वो रहेगा उसमें या तो फिर जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है उस दुकान का, उसके लिए बनेगा। इसके बाद क्या लगेगा, ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, कहां लिखें, ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ प्रीमिसेस। ठीक है, जो दुकान का ब्लूप्रिंट है, जो आपने नक्शा बनवाया होगा आर्किटेक्ट से या किसी इंजीनियर से, उसकी उस पर उसकी मोहर भी लगी रहती है। ठीक है, वही आपका मान्य होगा। उसका ब्लूप्रिंट स्कैन करके ऑनलाइन लगाना पड़ता है। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे आपका हो गया ये रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का बिल,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर का बिल हो गया, कंप्यूटर का बिल हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का बिल, कंप्यूटर का बिल, और कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ, बिजली का मीटर जो होता है, जो आपके यहाँ मीटर लगा रहता है, उसका भी बिल लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके अकाउंट नंबर और मीटर नंबर के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल भी लगाना पड़ता है। उसके अलावा तो नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और चीजें तो नहीं है इसके अलावा। और भी जो आपका, हाँ, एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है, ठीक है, इसके अलावा क्या लगाना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में वही जो भी है आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा। वैसे आधार का कॉलम अलग होता है, एड्रेस प्रूफ में मोस्टली ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, हाँ बस इतना ही है, ठीक है, ये चीजें जरूरी होती हैं। और देखिए ये कम से कम कितने साल के लिए अलाउ रहता है, अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो ये कितने साल के लिए अलाउ रहेगा, ये कम से कम 5 साल के लिए अलाउ रहता है, ठीक है, कम से कम ये 5 साल के लिए अलाउ रहेगा। लेकिन अगर बीच में वो फार्मासिस्ट, अगर प्रोप्राइटर कोई अलग कोई और है और वो फार्मासिस्ट उसे छोड़ के चला, मतलब कि अपना वहां से लाइसेंस हटा लेता है, तो फिर क्या होगा, फिर उसे नए तरीके से दूसरे फार्मासिस्ट के साथ वो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, इसके रिन्यूअल पे आते हैं। रिन्यूअल में भी हमें फिर से जो फॉर्म 19 है वो भर के देना पड़ेगा, जो कि B&C रूल्स 1945 के तहत है। उसके बाद जो इसकी फीस होती है वही फिर से 1500 रुपए से 3000 रुपए तक भरनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेन इसमें क्या बात है कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद आप जाते हैं उसे कराने, तो 500 रुपए का लेट फीस भी लगेगा, ठीक है। और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, वो जो आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो पुराना वाला लाइसेंस बना था होलसेल का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम रिटेल के बारे में, ठीक है। अब मतलब कि होलसेल के बारे में तो हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया, होलसेल कंप्लीट भी हो गया। अब हम कल जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिटेल के बारे में, ठीक है। अगर रिटेल की शॉप किसी को खोलनी है तो उसके लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक। वैसे ज़्यादातर चीज़ें होलसेल से ही रिलेट करती हैं, बस कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं रिटेल में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को कि अभी तक जो हमने पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में हमने पढ़ा सबसे पहले कि सिलेक्शन ऑफ फार्मेसी साइट, मतलब कि क्या क्या किस तरह से हमें चूज करना है कि कहाँ पर लोकेशन होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है
लेआउट का जो हम बना रहे हैं, ठीक है। लेआउट में भी हमने पढ़ा था, बताया था डायग्राम बना के कि किस तरह से कौन कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने पूरा ये बताया था ना कि यहाँ पे ऐसे इस तरह से वो बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटर रहेगा, यहाँ पे रैक्स रहेंगे, यहाँ पे एंट्रेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले विंडो रहेगा। डिस्प्ले विंडो हम क्यों लगाते हैं, ताकि बाहर से पता चल सके कि हाँ एक फार्मेसी की शॉप है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये रहता है फार्मेसी का जो भी बोर्ड बनेगा वो क्या रहता है, व्हाइट बोर्ड पे ग्रीन से हम डिनोट करते हैं जो भी फार्मेसी का सिंबल है, सॉरी जो हमारा फार्मेसी का सिंबल है वो व्हाइट बोर्ड पे ग्रीन से डिनोट करते हैं। तो हमने फिर बताया था कि यहाँ पे हम अपना रैक्स लगाएंगे, यहाँ पे रैक्स लगाएंगे, यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया बनाएंगे रिटेल के लिए। फिर हमने उसका भी बना के दिखाया था। मतलब कि हमें लेआउट बस ऐसा बना देना है कि प्रॉपरली जो भी पेशेंट है वो आके वहाँ पे वेट भी कर सके और उसे कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की ना हो, देखने में भी वो जो शॉप है वो काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा ना रहे कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा है अबाउट द टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा है क्लर्क और पर्सनल सर्विस के बारे में, ठीक है। जिसमें कि जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, जो भी प्रिस्क्राइब दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, वो आप मतलब कि पेशेंट जाके फार्मासिस्ट को जो प्रेस्क्रिप्शन है वो दिखा के तभी वो दवा ले सकता है, नहीं तो ऐसे वो दवाएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। दूसरा क्या था, मैंने बताया था सेल्फ सिलेक्शन के बारे में। सेल्फ सिलेक्शन में मैंने क्या बताया था कि आपके पास चॉइस आती है कि आप खुद से जाते हो, हाँ हमें ये दवा चाहिए, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स भी मैंने बताया था, ठीक है। जैसे अगर किसी को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए वो कफ सिरप लेने जा सकता है। लेकिन कुछ कफ सिरप भी ऐसे हैं जिनको हम बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नारकोटिक्स में आते हैं। पैरासीटामोल तो हम ले सकते हैं, ठीक है, गैस की दवा रेनिटिनिन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ जो दवाएं हैं वो किस में आती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स में आती हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आइटम भी आते हैं। उसके बाद क्या मैंने बताया था, कुछ रिलेटेड ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, ठीक है, या फिर कॉम्प्लान्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में आएंगे। तो ये आते हैं सेल्फ सिलेक्शन में। और तीसरा था सेल्फ सर्विस, जो कि मैंने बताया था कि पेशेंट खुद से जाके वहां से सामान को ऑप्ट करके चूज करके और काउंटर पे उसका बिलिंग करवा सकते हैं। उसके लिए उसको फार्मासिस्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था स्टाइल ऑफ लेआउट डिजाइन में, पहला बताया था ग्रिड लेआउट और दूसरा बताया था फ्री फ्लो लेआउट। ग्रिड लेआउट में मैंने बताया था कि स्ट्रेट सब कुछ जो भी डिस्प्ले हम करेंगे वो कैसे करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। और फ्री फ्लो वाले में मैंने बताया था जैसे मन करे हम वैसे रख सकते हैं, कोई भी शेप, ट्राइंगल, सर्किल, जैसा भी चाहें हम वैसा कर सकते हैं। चलिए फिर मैंने डिस्कस किया कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में अभी हमने सिर्फ पढ़ा है होलसेल के बारे में। होलसेल में मैंने बता दिया कि जो भी उसमें फार्मासिस्ट इन्वॉल्व रहेगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट काउंसिल के द्वारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, ठीक। दूसरा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी, एटलीस्ट उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर जो भी हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो चाहे मास्टर इन फार्मेसी हो, कुछ भी हो सब चलेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्या है उसका, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए वो। उसके बाद मैंने बताया था कि उसे कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फार्मेसी शॉप पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने बताया था कि जो भी वो फार्मासिस्ट है उसका सर्टिफिकेट जो कि स्टेट काउंसिल द्वारा, पीसीआई द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, पीसीआई द्वारा, सॉरी स्टेट काउंसिल ने पीसीआई द्वारा अप्रूव्ड होगा, वो उसकी कॉपी उसे लगानी पड़ेगी। जो उसने डिग्री हासिल की होगी उसकी कॉपी भी लगती है, ठीक है। उसका फोटो, उसका नाम, जो शॉप का नाम है वो, जो प्लान है, ब्लू प्लान है शॉप का, ठीक है, वो दिखाना पड़ता है, जो कि किसी इंजीनियर के द्वारा
चाहे किसी आर्किटेक्ट के द्वारा मोहर मारा गया हो और साइन किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट एफिडेविट, जो कि जो क्वालिफाइड पर्सन है उसके द्वारा लगाया जाता है, शपथ पत्र जिसे कहते हैं। और साथ में जो प्रोपराइटर, अगर वो क्वालिफाइड पर्सन खुद नहीं प्रोपराइटर है, खुद नहीं मालिक है, तो जो प्रोपराइटर है उसका भी अलग से नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे एक तरह से नोटरी बनता है। ठीक है। या फिर अगर कोई पार्टनरशिप डीड में है, कोई पार्टनरशिप डीड है, तो उसका भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे नोटरी बनेगा। ठीक है, एफिडेविट बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या कौन कौन से लगते हैं, रेफ्रिजरेटर का बिल मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का बिल मैंने बताया था। और भी कुछ चीजें तो नहीं छूट रही हैं। और क्या चीज था, फीस भी सबमिट करनी पड़ती है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, जो कि कहाँ पे जमा होता है, स्टेट बैंक में मोस्टली जमा होता है, क्योंकि स्टेट बैंक क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट बैंक है। ठीक। तो अब और उसके बाद रिन्यूअल के बारे में मैं बता दूं कि रिन्यूअल में मैंने बताया था सब कुछ सेम टू सेम लगता है, उसमें भी फॉर्म 19 फिर से भरना पड़ता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि अगर डेट निकलने के बाद जो 5 साल का उसका वो मिलता है, वो अगर डेट निकल जाता है तो उसके बाद लेट फीस 500 रुपये लगता है। ठीक है। उसके बाद कितना फीस लगता है, लेट फीस 500 रुपये। अब नेक्स्ट मैंने और क्या बताया था रिगार्डिंग दैट कि हाँ, एक चीज मैंने देखा बताना भूल गया था कि जिस ईयर में होता है, मान लीजिए कि ईयर 2014 में हुआ। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी वो आएगा नेक्स्ट 5 ईयर, उसके 31 दिसंबर तक वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब कि हमें जो उसका रिन्यूअल कराना है वो क्या कराना है, 31 दिसंबर से पहले कराना है। ठीक है। अगर हम उसके बाद कराएंगे तो फिर लेट फीस लगेगा 500 रुपये पर मंथ। बस इतना ही था आज के लिए। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द रिटेल। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।